नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उस पे बहुत लोग बात नहीं करते, और उसी वजह से शायद आज के मेरे मेहमान हैं उनको आप में से कई तो जानते होंगे, बट मेनी मे नॉट नो हर। शी इज द आयरन लेडी ऑफ बलोचिस्तान। शी इज द ओनली वुमन हु इज स्टैंडिंग अप टू पाकिस्तानी आर्मी, दैट इज व्हाट आई वुड से। एक प्रांत, एक राष्ट्र के अंदर जिसका 44% लैंड मास है, मगर सिर्फ 4% आबादी है। पॉपुलेशन वाइज इज जस्ट 4%, बट वेरी रिच विद द मिनरल्स, बट द लोकल पॉपुलेशन गेट्स नथिंग. It is also available in Wikipedia and other sources to know that the total 40 to 42% of the natural gas, पाकिस्तान का जो नेचुरल गैस है वो ये प्रोविंस में से मिलता है, फिर भी वहां के लोगों को कुछ नहीं मिलता. Their people are being treated like prisoners, and she's been fighting this battle since long and now in exile. But it all started with the atomic blast which Pakistan conducted in 1998. He was the first one to protest against that. And that set the cat amongst the pigeons, as we say. पाकिस्तानी आर्मी इनके पीछे और उनके फैमिली के पीछे बहुत पड़ी थी, मगर उनकी बात करने से भी ज्यादा आज ये मायने रखता है कि हम लोग बहुत बात करते हैं इंसर्जेंसी की, आर्म कॉन्फ्लिक्ट की, सॉरी, बहुत सी जगह पे बात करते हैं, पैलेस्टाइन में बात करते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में बात करते हैं, एक वक्त था जब श्रीलंका में बात करते थे, मगर बलूचिस्तान की बात, बलूचिस्तान के फ्रीडम की बात हमने कभी नहीं की. तो आज के इस संस्करण में हम डॉक्टर कादरी से ये जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है वहां पर, और हकीकत में ये जो आजादी की जो मूवमेंट है, पूरी आजादी की चळवळ जिसे हम कहते थे, जो गांधी जी ने चलाई थी भारतवर्ष के स्वतंत्रता के लिए, वो बलूचिस्तान में कैसे चल रही है, और क्या वो सोच रहे हैं कि उनके जैसे लाइक माइंडेड ग्रुप्स को साथ में लेकर ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए. क्या हो रहा है, पहले तो ये जानेंगे. डॉक्टर कादरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल पर जो इंडिया, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया के लोग देखते हैं. आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, धन्यवाद. ऐसा है कि बलूचिस्तान में इस वक्त सिविल वॉर है, जंग है, और 74 साल से हो रही है. ये जंग बलूचिस्तान की आजादी के लिए हो रही है, और बलूचिस्तान पर जो कि 700 साल से एक आजाद मुल्क था, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया फौजी मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए. और ये वो वक्त था जब यूनाइटेड नेशंस भी नया नया वजूद में आ चुका था, और यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मसला उठाया जा चुका था, लेकिन बलूचिस्तान के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई. हमने अपनी निर्वासित सरकार बनाने के लिए सोवियत यूनियन से और भारत से मदद भी मांगी थी उस वक्त 1948 में, जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की. और पाकिस्तान को एक तरह से खुली छुट्टी दी गई है कि वो बलूचों का जेनोसाइड करे, नस्ल कुशी करे, और बलूचों को जिस तरह से भी हो सके खत्म कर दे. और हमारी जो दौलत है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, असल में हमारा दुश्मन हमारी अमीर होना है. हम दुनिया की अमीर तरीन कौमों में से एक कौम है, और दुनिया में जो बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जिनके पास इतना बड़ा समंदर का कोस्ट लाइन है, साहिल है. तो हिंद सागर में जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वो, और जो बलूचिस्तान में जो सोने की कानें हैं, तेल और गैस है, यूरेनियम और प्लूटोनियम है, ये जो हमारी
दौलत है, ये जो हमारा पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, ये हमारे लिए, दुनिया के लिए ये खुशहाली की और खुशकिस्मती समझी जाती है। हमारे लिए ये मुसीबत बन गया। हम्म। अगर हमारे पास ये सब ना होता तो पाकिस्तान को हमारी जरूरत ना पड़ती। पाकिस्तान जब बना तो उनको अपनी करेंसी छापने के लिए, नोट छापने के लिए गोल्ड की जरूरत थी। और जिना जो एक बहुत ही मक्कार और झूठा। फिर से हमारा संपर्क टूट चुका है। उन्होंने, वो बता रही थी कि उनकी रिचनेस, बलूचिस्तान वाज अ वेरी रिच प्रोविंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। शी वाज सेइंग दैट सोने की खान, प्लेटिनम, यूरेनियम, नेचुरल गैस, ये सब चीजें बलूचिस्तान में मिलने की वजह से पाकिस्तानी आर्मी ने इनको गुलाम सा बना के रखा था। और वहां से ये जंग शुरू हुई। और फिर एक फ्लैश पॉइंट आया 1998 में। पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा बताया कि वो लोग न्यूक्लियर विस्फोट करने वाले हैं और वो क्वेटा में करेंगे। मगर उन्होंने क्वेटा में नहीं, जाके कर दिया बलूचिस्तान में। और वहां से ये एक लड़त इनकी शुरू हुई। तो जो बलोची लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे पहले, और फिर जानेंगे कि अभी के हालात के अंदर अगर हमें बलूचिस्तान के प्रश्न को आगे लाके क्या हो सकता है उसकी बात करनी है, तो क्या क्या तरीके हैं, क्या रास्ते हैं? क्या आर्म्ड इंसर्जेंसी ही एक इसका इलाज है, मैडम? जी धन्यवाद। सॉरी, ये जो मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ और हाँ। नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। पर जी हाँ, हमारा जो आंदोलन है वो 74 साल से चल रहा है। जिस दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला किया था, उसी दिन से 27 मार्च 1948 में हम्म। जो मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया और आजाद बलूचिस्तान जो एक आजाद मुल्क था, 700 साल से उस पर कब्जा किया, तब से हमारा आंदोलन चल रहा है आजादी के लिए। आज जो सिचुएशन है वो, उसकी गंभीरता में जो इजाफा हो गया, बढ़ गई गंभीरता, वो चीन के आने से। चीन 56 से बलूचिस्तान में पाकिस्तान से के साथ सीक्रेट डील्स करके चोरियां कर रहा था, जो जैसे रिसोर्सेज लूट रहे थे चोरी छुपे। लेकिन सी पैक के नाम पर जब चीन आया 2000 में, तब से आप ये देखें कि लड़ाई बहुत तेज हो गई। उससे पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए बलूचिस्तान में, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर किए। पाकिस्तान को तो कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वो असल में चीन के टेस्ट हैं जो पाकिस्तान ने अपने नाम पर किए, क्योंकि चीन सीटीबीटी पे, नॉन प्रोलिफरेशन जो न्यूक्लियर ट्रीटीज हैं, कन्वेंशन है यूएन के, उस पे साइन कर चुका है। और वो जो टेस्ट नहीं भी कर सकता तो वो पाकिस्तान में अपने प्रॉक्सी टेस्ट करता है। और वो टेस्ट जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने किए, जिसके सामने हमने स्टैंड लिया और उसको रिजेक्ट किया, और दुनिया को ये बताया कि बलूचिस्तान में जो आप टेस्ट कर रहे हो, या जो ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट हैं, ये कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है, और ना हम पाकिस्तान का हिस्सा है, और ना पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है, हमारा उसमें कोई कंसेंसस है, हमारा कंसेंसस नहीं है। हम्म। अब बात यह है इस वक्त कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है, वो उससे बहुत बढ़कर जेनोसाइड। यानी बलूच को देखो और उसे मार दो। बलूच जो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, उसको उठा कर ले जाओ। बलूच अगर कोई जर्नलिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उसकी टारगेट किलिंग कर दो, मार दो उसे। बलूच महिलाओं को उठा कर ले जाओ, रेप सेल्स हैं, रेप सेंटर्स हैं। हमारी इज्जत भी नहीं, हमारे लिए जिंदगी भी नहीं, हमारे लिए कोई जिंदा रहने के जो अधिकार है वो हमसे सारे पाकिस्तान ने छीन लिए हैं। इसलिए कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलोच जिंदा रहे, वो चाहता है कि बलोच के रिसोर्सेज चोरी करे। बलोच की चोरी करने के लिए पाकिस्तान हमें लूट रहा है। पाकिस्तान का, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना हो, जो कभी नहीं था पहले,
तो तो पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, ऐसा मुल्क जिसके पास समंदर नहीं है। ये हम्म। पाकिस्तान इस वक्त अ, जो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो बलूच कोस्ट लाइन है। तो बलूच को की लूटमार, और बलूच के साथ जो इंडिया के साथ जो एक हिस्सा लगता है समंदर का, वो सिंध का है। तो पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है बलूचिस्तान को, सिंधु देश को, पश्तूनों को, कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये सारे जो नेशंस पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंडर में, ये सब के सब परेशान हैं, ये सब के सब तकलीफ में हैं, ये सब से जिंदगी छीन ली गई। यहाँ सिर्फ जो पंजाब है पाकिस्तानी, वो है जो रूल कर रहे हैं, वो है जो डेवलप हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान की आर्मी है। बाकी तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो जो यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, वो या जो इंसानियत है, जो मानवता है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, वो किसी भी मॉरालिटी के हिसाब से, किसी लीगैलिटी के हिसाब से वो जायज नहीं है। वो जो हम्म। है वो अ, एक तरह से आप ये देखिए कि चोरों और डाकुओं को खुली छुट्टी दे दी गई है पाकिस्तान के नाम पर। पाकिस्तान कुछ नहीं है, सिर्फ चोर और डाकू हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के यूनिफॉर्म में है, बैज लगाए हुए हैं। इन्होंने जंग कोई नहीं जीती आज तक, सिवाय सिविलियंस को मारना, सिविलियंस को जो है राइट्स उनके लेने, सिविलियंस को टॉर्चर करना। 60,000 बलूच जो है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी हैं, वो एनफोर्स डिसअपियर है, वो गायब कर दिए गए, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ। नहीं तो मैडम, अभी ये ये जानना हालत है। चाहेंगे, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि ये बता रहे हैं आप, इनकी तो बातें निकल रही है, मगर ये जो सीपेक आने के बाद, आपने जो बताया चाइना का 2000 के साल में सीपेक आने के बाद, अभी पिछले 1-2 साल में बलोच फ्रीडम फाइटर्स, जिन्हें पाकिस्तान इंसर्जेंट्स कहता है, इंसर्जेंसी कहता है, उनके आर्म कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गए हैं इंडिया के। हमारे हमारे तक ये समाचार आते रहे कि अभी कोई चाइनीज कॉन्वॉय के जिप के ऊपर ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो फाइट है, ये जो फ्रीडम फाइट है, फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो चल रही है, वो किस हद तक, क्यों लोगों को क्यों पता नहीं चल रहा, कि हमें भी आपका संपर्क करना पड़ा कि मैडम क्या हो रहा है जरा बताइए, तो इनके न्यूज क्यों नहीं आ रहे बाहर? देखिए जो अ, लड़ाई है, बलूच जो सेना है या बलूच आर्मी है, वो 74 साल से, जैसा हमने बताया, कि वो तो लड़ रहे हैं, कोई एक दिन नहीं। अ, पता ये चल रहा है कि मीडिया ब्लैकआउट है। मीडिया कोई जो बलूच जर्नलिस्ट हैं वो अ, तकरीबन जितने बलूच जर्नलिस्ट, इन्होंने 56 बलूच जर्नलिस्ट मर्डर किए, हम्म। टारगेट किलिंग हुई है इनकी। और जो है यूनाइटेड नेशंस में अगर आप जाएं जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस के की जो पैलेस है उसके अंदर एक जर्नलिस्ट जो मर्डर हुए हैं, शहीद किए गए हैं, उनका एक वो है, डिस्प्ले है उनके नामों का। और वहां आपको कई बलूच जर्नलिस्ट के नाम मिलते हैं। तो वो तो कम है जो वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस भी रिकॉग्नाइज करती है कि बलूच जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मारे गए हैं। लेकिन ये कि जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है, वो पाकिस्तान में कोई फ्री मीडिया नहीं है। तो उन्हें जो डायरेक्शंस मिलती हैं वो ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो आपने नहीं बताना। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको बलूचिस्तान में आने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मीडिया ब्लैकआउट की वजह से नजर नहीं आ रहा। तो अब मैडम। इसमें जो हम्म। हाँ बताइए बताइए। बोले, नहीं नहीं, आप कहिए, कोई बात नहीं, चलिए। क्योंकि क्योंकि मेरा सवाल इसके साथ भी इसमें संलग्न था। ये है कि मैं ये जानना चाहता था कि अभी जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान में ब्लैकआउट है, मीडिया ब्लैकआउट है, एक एक बाजू ये बात हो गई।
तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में देखें तो एक बाजू अफगानों का प्रॉब्लम है। अभी चित्राल में क्या हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वो हम सब देखते आ रहे हैं। सिंधु देश की बात है, बलोच की बात है, अफगान की बात है, ये बाजू पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है। तो कई सब मिलके अपनी फ्रीडम की बात क्यों नहीं करते? या इन सब का एक फोरम पे इकट्ठा होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है? इज इट दैट वे? नहीं नहीं, हम तो इकट्ठे हैं। हम कई सालों से इकट्ठे हैं। और हमारा जो अ, अ, आंदोलन है, वो उसमें हम चाहे बलोच हैं, चाहे सिंधी हैं, अफगान हैं और कश्मीरी हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। और इसमें यूनाइटेड नेशंस में भी जब हम होते हैं तब भी हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे के जो साइड इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें हम सब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। और इसको हमने हमेशा कोशिश ये की है कि एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरफ हम बढ़े। और उसके लिए भी कोशिश हो रही है कि हम अभी तक जो जुड़े हुए हैं वो नॉन फॉर्मली जुड़े हुए हैं, हम्म। क्योंकि हमारा दुश्मन एक है, हमें जो मार रहा है वो एक ही है। उसके खिलाफ हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उसे एक फॉर्मल शक्ल देना चाह रहे हैं और उसके लिए काम हो रहा है। तो उसमें ये है कि एक चीज आप नोट ये भी कर चुके होंगे कि ये जो पूरा रीजन है अफगानिस्तान का और जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड इलाके हैं, ये सारे रीजन को, ईरान है, मिडिल ईस्ट है, इस सब को आप अगर नोट करें तो एक खास पॉलिसी के तहत एक रिलीजियस, एक धर्म के नाम पर एक तरह से बहुत ही एक्सट्रीमिज्म का वो बनाया जा रहा है माहौल। और ये माहौल नेचुरल नहीं है। यहाँ जो लोग रहते हैं, ये इस तरह का कोई धर्म इनको खुद पता नहीं था कि किसी को मारना होगा जो आपसे आप जैसा नहीं है, जो आपके जैसी प्रैक्टिस नहीं करता, आप उसे काफिर कहें और उसे मार दें और उसकी बहू बेटियां उठा लें और उसका घर जला दें, ये आपका राइट है। ये इस किस्म का जो एक धर्म दिखाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, ये यहां से नहीं उठा, ये जमीन से नहीं उठा, ये बाहर से लाया गया। अगर ये एक दफा आपने देखा कि मुजाहिदीन बने, तालिबान बने, दाइश बनी, आईएस बनी, ये सब कहाँ बने? ये सब मगरब में बने, वेस्ट में बने, बनकर यहाँ अप्लाई किए। गुड। और अब जो नजर आ रहा है कि जो तालिबान अफगानिस्तान में प्लांट किए हैं, वो इस वक्त अमेरिका की प्रॉक्सी। और वो जो यानी अमेरिका अगर खुद अफगानिस्तान में बैठेगा या नेटो बैठेगा तो वो उनका बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। वो अपने वो एक्सपेंसिव यूक्रेन में शिफ्ट करके अफगानिस्तान को एक सस्ती सी, चीप सी प्रॉक्सी में कंट्रोल कर रहे हैं। और अब वो जो पाकिस्तान है वो तो अपनी शेल्फ लाइफ पहले ही पूरी कर चुका है। पाकिस्तान जिस लेबोरेटरी में बनाया गया था फरंगी की, वो अपनी जो उसके जो काम थे वो कर चुका है। अब उसे मजीद जिंदा रखना, जो वेंटिलेटर पे है पहले से, वो भी एक महंगा काम है। अब ये जो इनके पास तालिबान की शक्ल में जो एक सबसे सस्ती प्रॉक्सी है, अब वो टीटीपी और दूसरे आप देखेंगे कि अब वो पाकिस्तान को घेर रहे हैं। और आप ये देखिए कि सिंधु देश में और बलूचिस्तान में ये वो जगह है जहां पर धर्म के नाम पे इस तरह के माहौल कभी नहीं, खसूसन बलूचिस्तान में तो कभी नहीं था। सही बात। सिंध में फिर भी जब पाकिस्तान बना था तो सिंध में और पंजाब में और बंगाल में आपने देखा कि वहां पर बलवे और रॉइड्स वाली चीजें थी। बलूचिस्तान में ये कभी नहीं हुआ। अब बलूचिस्तान पहली बार आप देखेंगे कि यहाँ पर धर्म के नाम पर जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, जो जमात इस्लामी है, जो लश्कर ए जंगी है, जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइज जमात उद दावा है, और इस तरह की तंजीमों के नाम पर डेथ स्क्वाड, सिविल डेथ स्क्वाड बनाए जा रहे हैं।
जो जितने क्रिमिनल फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको पाकिस्तान की फौज और भर्ती करके, ट्रेन करके खुली छुट्टी देती है कि जाओ, ये बलोच टारगेट हैं, इन्हें मारो, और इनके साथ साथ जो करना है करो। लोगों को लूटो, मारो, काटो, हमें कोई मसला नहीं। तो ये जो फैलाया जा रहा है, ये अफगानिस्तान तक नहीं रुकेगा, ये कश्मीर में पहुंचा दिया गया है। कश्मीर के जो लोग हैं उनको कश्मीर से खदेड़ कर वहां पर उन्होंने पाकिस्तानियों को बसा दिया। सेटल कर दिया है और उनको कश्मीर के आईडी कार्ड दे दिए हैं। अब वो लोग जो है, और वहां पर इंतहाई मिलिटराइजेशन है, वहां पर मिलिट्री कैंप्स हैं, वहां पर जो है मदरसे हैं, वहां पर इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग हिल ना सके। और ये मिलिटराइजेशन जो कश्मीर में है, पीओके में है, उसको अब फैलाया जा रहा है। आप देखें कि जो पश्तून इलाके हैं जो अफगानिस्तान से टच करते हैं, वो बुनियादी तौर पर अफगान इलाके ही हैं, लेकिन उनमें आप देखें कि बहुत ज्यादा इसको बढ़ा दिया गया जो 9/11 के बाद हुआ। अब बलूचिस्तान इनका आखिरी ठिकाना है जिसमें ये इसको फैला रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि मजहबी जमातें फैल रही हैं जो कभी नहीं थी। बलूचों में मजहबी जमातों को ना कभी कोई वोट देता है, ना कभी मजहबी जमातों से लोग जुड़ते हैं। ये मजहबी जमातों के जो सेंट्रल ऑफिस है वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में नहीं। ये वहां से यहाँ पर ऑपरेट करते हैं और जो लोकल क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको भर्ती करते हैं। ये जो प्लान है वो ये नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान जिस सूरत में जी सकता है वो ये है कि जो ये पूरा खिता है इसको इस्लामाइजेशन करके, जो मिलिट्री इस्लामाइजेशन है वो की जाए, और उसके जरिए इसको, जैसे अब अफगानिस्तान को संभाल लिया है अमेरिका ने, इसी तरह वो पाकिस्तान को आगे ऐसे चलाएगा। तो उसमें उनको ये इतनी बड़ी पाकिस्तान की ना आर्मी को पालने की जरूरत है, ना पाकिस्तानी फौजी जनरल्स को इतना भरने की जरूरत है कि वो बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड्स में और अमेरिका और कनाडा में पापा जोन्स पिज्जा के फ्रेंचाइज खरीदें, तो ऑफशोर कंपनियां बनाएं। तो उससे बहुत चीप, उसमें बहुत सस्ते में ये जो तालिबान है वो पाकिस्तान संभाल सकते हैं। तो फ्यूचर प्लान हमें ये नजर आ रहा है कि वेस्ट का फ्यूचर प्लान ये है कि इस रीजन को, अफगानिस्तान से लेकर जो बलूचिस्तान है हिंद सागर तक, पीओके समेत एक ग्रेटर अफगानिस्तान या एक इस्लामी एमिरेट्स की शक्ल दी जाए। नहीं तो उसमें और चाइना कहाँ आता है? उसमें चाइना नहीं, चाइना निकल जाएगा। चाइना आगे सर्वाइव पाकिस्तान में नहीं कर पाएगा। चाइना को खुद इस जो इन्होंने पाकिस्तान की जो फौज को इतना भरा है, $46 बिलियन की जो ये सी पैक का प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ा हिस्सा चाइना ने तो लिया है, और जो छोटा मोटा दिया है पाकिस्तान की फौज को, वो जो है उसके बाद चाइना की तो पाकिस्तान में, खसूसन बलूचिस्तान में तो कोई रूट्स बन नहीं सकती। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पर भारत का हिस्सा है, और वो एक जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो वहां पर चाइना वैसे भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी जो चाइना वहां पर डेवलपमेंट करने की कोशिश भी करे तो वो इलीगल है। बलूचिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ऑक्यूपाइड मुल्क है, यहाँ पे चाइना या कोई और भी रहे तो वो इलीगल है। और बलोच भी पहले दिन से ये कह चुके हैं कि जो भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट के नाम पर चोरी डालने की कोशिश करेगा, तो बलोच उसको पसंद नहीं करेंगे और रेजिस्ट करेंगे, मजामत करेंगे, तो और वो कर रहे हैं। तो मैडम एक्चुअल लेकिन एक्चुअल हालत आगे क्या है ग्वादर पोर्ट जैसी जगह की? एक्चुअल हालत ग्वादर पोर्ट जो है, जी, वहां जो रेल लाइन डालने की बात हो रही है, एग्जैक्ट हालत का है क्या है? कुछ करने दिया गया है उनको वहां पर? नहीं, वो मशीनरी वगैरह तो लाए हैं, कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की कोशिश की है, लेकिन इनका जो प्रोजेक्ट था उसको तो कुछ साल पहले से एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है।
ग्वादर पोर्ट इसलिए नहीं बन सका और इसलिए काम नहीं कर सका कि बलोच इसको पसंद नहीं करते कि बलूच की जमीन पर कोई बाहर के लोग आए, और चाहे डेवलपमेंट के नाम पर आए या जिसके नाम पर आए, बलूच की इजाजत के बगैर, बलूच की मर्जी के बगैर जो भी आएगा बलूच तो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है जिसको अब भारत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं और चीन भी नहीं समझ पा रहा इस वक्त, यहाँ सबसे बड़ा खतरा जिन दो सिविलाइजेशन को है, बलूच तो पहले से ही खून में डूबा हुआ है, लेकिन जो इस वक्त जो दो सिविलाइजेशन खतरे में है वो एक भारत की सिविलाइजेशन है, एक चीन की सिविलाइजेशन। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को जिस वक्त इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर जिस आग में धकेला जा रहा है, वो यहां तक नहीं रहेगी, वो फैलेगी, वो गजवाए हिंद भी बनेगी, वो गजवाए चीन भी बनेगी। वो इस खिते में ये जो दो सिविलाइजेशंस हैं, इनकी तबाही इसी के हाथ से होने वाली है। अच्छा। और जो भारत के लोग इस खुशफहमी में हैं कि हम तो आराम से रह रहे हैं, हम अपना कथाकली कर रहे हैं, हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये थोड़े दिन के खेल हैं। अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा, और ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ, काबुल के एक चौक में ये जो इस्लामिक एमारेट्स हैं, अफगानिस्तान और पीओके और बलूचिस्तान, हिंद सागर तक इसका नक्शा लगा हुआ है। ये बाकायदा प्लान है जिसको अनाउंस कर दिया गया है, मगर इस पर भारत ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, और तो इस पर चीन ने भी क्योंकि एक लफ्ज उन्होंने वो नहीं कहा। पाकिस्तान का पूरा हिस्सा एक 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 डेजर्ट लैंड जैसा पाकिस्तान में बचा हुआ, पाकिस्तान के नाम पे बचा हुआ है, बाकी सब अफगानी में दिया गया है। वो नक्शा तो आ चुका है बाहर हमारे लोगों के पास भी यहाँ पर, और डिप्लोमेटिकली इट इज नॉट बीन रिएक्टेड। पाकिस्तान उसमें, वो तो लगा हुआ है, चौक पे लगा हुआ है, अच्छा। लेकिन उसको उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा, उस पर कोई आवाज नहीं उठी। भारत ये तो कह सकता है कि चलो बलूचिस्तान आग में जल रहा है, जलता रहे, भारत को उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं। आपका पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भी तो उसमें है। आपका जो आप सिंधु देश और पंजाब की जो बात करते हैं, चले वो भी आप लोग पहले से हार चुके हैं उसको, सालों पहले। सिर्फ आपके नेशनल एंथम में आता है जो सिंध पंजाब से शुरू होता है, आपका नेशनल एंथम सिर्फ उसमें तक है सिंध पंजाब। प्रैक्टिकली तो उससे हाथ उठाया हुआ है आप लोगों ने। लेकिन जो ये सोच है भारत के लोगों की कि अफगानिस्तान जलता रहे, बलूचिस्तान जलता रहे, हम चैन से जिएंगे, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये मैसेज आप लोगों के लिए हम देके जा रहे हैं कि ये आग जिसमें आज बलोच जल रहा है अकेला, जिसमें आज अफगानिस्तान जल रहा है अकेला, इसमें कल आप जले, और इसमें सिर्फ भारत नहीं अकेला जलेगा, इसमें चीन भी जलेगा। हम्म। आप लोग लद्दाख पे लड़ते रहे, आप लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर एक दूसरे से लड़ते रहे। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो, उसका विजन जो है वो नाम कम्युनिस्ट है मगर उसका विजन इंपीरियलिस्ट है। वो सिर्फ दुनिया में फैलने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि वो अंदर से खाए जा चुके, जिनको अंदर से दीमक ने खा लिया है। दुनिया में कोई इंपीरियलिस्ट पावर नहीं बची, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फैलने की कोशिश करते हैं, उस नाग की तरह जो अपने मुंह से बड़ा शिकार हड़प लेता है और वही फट जाता है, ये चीन भी उस नाग की तरह अपने पेट से बहुत बड़ा नवाला खाने की कोशिश कर रहा है। तो और मैडम अभी अंदर वक्त, से चीन, हाँ, वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास। एक सवाल आखिर में मैं आपसे करूंगा। आप बलोच लिबरेशन के लीडर हैं, बलोच के फ्रीडम के लिए फाइट कर रही है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट योर नेबर्स टू डू? आप अपने नेबर्स से क्या चाहते हैं, उसको सीधे भाषा में बोलना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब तक हम बताते नहीं है, सामने वाला सुनेगा नहीं। नहीं, हम तो बता रहे हैं, 1948 से लेकर आज दिन तक बहुत खुल के बता चुके हैं
हमने उनको डायरेक्ट इंटरवेंशन की कॉल दी है। हमने कहा है कि अगर आप इंटरवेंशन नहीं कर सकते, आप यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जुड़े, आप हमारे लिए आवाज उठाएं। आप G20 तो फरमा रहे हैं, इस G20 में आपके बाजू में बगल में जेनोसाइड हो रहा है, आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम खुल के बता चुके कि बलूचिस्तान के साथ जुड़िए। अगर आज बलूचिस्तान की लिबरेशन की जो स्ट्रगल है उससे भारत नहीं जुड़ेगा, कल भारत इस पर पशेमान होगा और पछताएगा। ये रिग्रेट होगा कि आज आप अपने बहुत छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए, एक स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपने जो आंखें बंद की हुई हैं बलूच के कत्लेआम पर, बलोच के खून के जो दरिया बह रहे हैं उस पर, ये कल आपको कर्मा है, कर्मा का तो फल मिलता है, लेकिन ये आपको इसकी कीमत भारत के अंदर ये आग फैलेगी और इसका फिर आपको तब याद आएगा कि बलूचों ने पहले कहा था कि इस पाकिस्तान को बनने मत दो, बन गया इसको फैलने मत दो, इसे बलूचिस्तान पर कब्जा करने मत दो। 1948 में बलूच लीडर्स इंडिया आए थे और कहा था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान पे हमले की तैयारी कर रहा है, ये एक मॉन्स्टर बनेगा आपके लिए। कितनी जंगें हुई आपके आपके खिलाफ हुई, न्यूक्लियर टेस्ट आपके लिए बनाए गए, न्यूक्लियर वेपन्स आपके लिए बनाए, गजवाए हिंद आपके लिए बनाया, मगर आप आंखें बंद करके और चीजों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ नहीं। नहीं, अभी पिछले पिछले 8-10 साल में कुछ बदला है? ये लास्ट क्वेश्चन लेकर के कुछ टाइम नहीं बहुत। बदला, कुछ नहीं बदला। बिल्कुल कुछ नहीं बदला, और तेज हो गया, और तेज हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। जो जार्गन्स हैं, जो रेटोरिक्स हैं, जो दावे हैं, उनका जमीन पर कोई 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 कुछ नहीं। अच्छा, तो दर्शक मित्रों, आपने बात सुनी बलूचिस्तान की आयरन लेडी की, उनकी व्यथा भी सुनी, उनका जो कहना है वो भी आपने सुना। अब हमें देखना है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, ये हमें बहुत जल्दी समझ लेना पड़ेगा। हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि महीने 2 महीने बाद फिर से उनसे मुलाकात होगी, फिर से उनसे बात करेंगे, तब और खुल के बातें करेंगे। मगर अभी तो सिर्फ आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कहीं भी हो, ह्यूमन राइट्स का और मानव अधिकारों का भंग कहीं नहीं होना चाहिए। एंड दिस द वर्ड विच इज यूज्ड इज वेरी डिस्टर्बिंग, बी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जेनोसाइड, एंड दैट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर। मित्रों, अगर आपको ये कन्वर्सेशन आज अच्छी लगी, शायद कहीं कहीं ब्रेकअप हुआ होगा, मैं ट्राई करूंगा जहां तक हो सके पैचअप कर लूंगा इसको, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और डॉक्टर नायला जी के लिए अगर कोई संदेशा है तो जरूर हमें भेजिएगा। आई आस्क हर टू शेयर हर ट्विटर और वॉट एवर अकाउंट शी वॉन्ट्स टू, एंड आई डू इट विद द डिस्क्रिप्शन। तो मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम डॉक्टर नायला कादरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। नमस्कार मैडम।